हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी का जो हम लोग कहानी पढ़े थे सेकेंड चैप्टर 20 के दांत, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराए हैं। तो आज की इस क्लास में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जो भी इसके पाठ का प्रश्न उत्तर है उसके यहाँ पे डिटेल्स में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और जल्द से इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस कहानी का नाम 20 का दांत आखिर क्यों दिया गया था, इसके सार्थकता, इसका जो नाम 20 के दांत पड़ा क्यों पड़ा, इसे स्पष्ट करना है। तो चलिए इसके आंसर को देखेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है कि प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग्य किया है। देखिए, इसमें अमीरों की जो सेन साहब थे उनके बारे में व्यंग्य किया गया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया। किस तरह से सेन साहब और जो गिरधर रहता है उसके किरानी उसके बीच में किस तरह से रिलेशन रहता है, कैसे शोषण होता है, इस कहानी में बताया गया है। जैसे कि 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। किस सेन साहब महल वाले होते हैं और गिरधर लाल जो कि झोपड़ी वाले होते हैं। कहानी की आप सभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो 2 दांत टूट जाते हैं वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। आगे की ओर देखें। यहाँ पे मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। मदन है जो कि खोखा के दांत तोड़ देता है, तो उस जो मदन है वो गरीबों, देखिए गरीबों पर उनके अत्याचार, जैसे कि मदन पर अत्याचार किया जाता है वो गरीब परिवार से होता है, तो जो कासू का दांत तोड़ता है वो इस तरह एक तरह से चेतावनी देता है कि अमीरों लोगों को कि गरीबों पर जो अत्याचार है वो नहीं होना चाहिए। वो अत्याचार के विरुद्ध में मानिए तो दांत तोड़ता है, वो एक चेतावनी के रूप में है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। देखिए, जो दांत तोड़ा जाता है कि 20 के दांत जो है दो उसे तोड़ दिया जाता है, तो बिल्कुल शीर्षक है 20 के दांत, यह एकदम सटीक शीर्षक दिया गया है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन गया है। यहाँ से जो इस कहानी का शीर्षक है स्पष्ट होता है। चलिए आगे की ओर देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, आपको किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए, सेन साहब के 5 पुत्री रहती है और एक उसका पुत्र रहता है कासू, तो उसके जो पालन पोषण में किस तरह से है यह लिंग आधारित विद्रोह किया जाता है, लिंग आधारित भेदभाव किया जाता है। जैसे कि अपने लड़कियों को अलग तरह से उसे है जो कि अधिकार देता है, अपने लड़का को अलग तरह से, इसी को स्पष्ट यहाँ पे लिखना है। आंसर को आप सभी ध्यान से देखिएगा। सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। देखिए, उनकी कितनी लड़की थी, तो 5 लड़की थी। नाम की बात करें तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सबसे छोटा लड़का था कासू। कासू था जो कि सबसे छोटा था। कासू बाबू प्यार से खोखा कहते थे। कासू को क्या बोला जाता है, तो खोखा का कासू का ही दूसरा नाम था खोखा, उसे प्यार से खोखा बोलता था। देखिए, सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफ़ी अनुशासन था, जैसे कि आप सभी कहानी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में देखे होंगे। और उसके बाद देखें तो लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था। जो लड़का का जन्म हुआ था सबसे एकदम निराशा, जब उम्मीद भी नहीं था सेन साहब का, उसके बाद है जो कि उस लड़का का जन्म होता है। इसी कारण से लड़के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। और इसी कारण से जो सेन साहब है खोखा के प्रति काफ़ी जो कि मोह रखता था, बोला इंजीनियर बनेगा। कोई भी वह गलत भी काम करता था उसी में वह है जो कि उसके एक लक्ष्य को दिखाता था कि जैसे कि
गाड़ी का हेडलाइट तोड़ देता है तो उसका क्या होता है, इंजीनियर ये देखना चाहता है कि इस बल्ब के अंदर क्या है, मतलब कि इंजीनियर बनेगा। तो इस तरह से सेन साहब है जो कि खोखा से लाड़ प्यार करता है। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। देखिए लड़का के ऊपर तो साफ अनुशासन था ही नहीं, लेकिन वही लड़कियों के देखिए तो उसके लिए अनुशासन अलग से था। आगे की ओर देखेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। कहानी में बताते हैं कि खोखा के बारे में पूछेंगे किन मामलों में अपवाद था। आंसर देखिएगा, सेन साहब एक अमीर आदमी थे, बिल्कुल अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे, एकदम गाड़ी के पास कोई नहीं जाना चाहिए, ज़रा सा टच भी नहीं होना चाहिए सेन साहब के गाड़ी के। जैसे कि कहानी में आप सभी देखें, वे किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर जो गाड़ी को साफ़ करने वाला था और जो शोफर था उस गाड़ी का ड्राइवर, उसका सहमति आ जाती थी, मतलब कि एक भी दाग और धब्बा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक जमकर उसके जो क्लीनर है और शोफर ड्राइवर की जमकर मानिए तो उसका जो उसे फटकार सुनना पड़ता था। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक पर कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि उनके जो लड़कियों तो बताया गया कि मोटर के पास जो कार है इसके पास जाना ही नहीं है, तो जिस कारण से उन लड़कियां नहीं जाती थी तो कोई भी खतरा उससे नहीं था। लेकिन देखिए, लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था, वह बुढ़ापों की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। आगे की ओर देखेंगे। दरअसल बात यह थी कि खोखा का अभिप्राय तब हुआ था, अभी बताया कि खोखा का जो जन्म है वह तब हुआ था जब उसको कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, खोखा जो था जीवन के नियम के बिल्कुल अपवाद था, और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। जो घर का नियम था वो 5 लड़कियों के लिए था, लेकिन इस खोखा के लिए नहीं था। जो घर का नियम था इसके लिए एक अपवाद था। देखिए, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही, क्योंकि लड़कियों के लिए तो नियम था, लेकिन वही नियम खोखा के लिए अपवाद था। तो जब भी खतरा होगा तो किससे होगा, तो खोखा से ही होगा। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्याय यहाँ पे अन्य होना है, अन्य मामले किसी मामले उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। देखिए, खोखा के लिए सिद्धांत बदल जाते थे। इन सभी मामलों में जो था, घर के नियमों के मामले की बात करें, जीवन के नियम, तो इस सब मामले में जो खोखा था वह अपवाद था, यह नियम खोखा पर लागू नहीं होता था। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन दंपति, यहाँ पे खोखा की बात किया कि उनमें कैसी संभावना थी, तो उनमें संभावना दिखती थी कि यह लड़का एकदम इंजीनियर बनेगा। सेन साहब का क्या कहना था, तो इंजीनियर बनेगा। हाँ बच्चों, बनो इंजीनियर। चलिए, तो यहाँ पे जो यह क्या संभावना दिखता था इसी के बारे में लिखना है, तो उत्तर देखिएगा। सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने के बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ़ हो जाएगी। जैसे कि खोखा बताते थे, इंजीनियर बनने की जो संभावना है वह खोखा में दिखाई पड़ता है। और नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या में किस तरह से लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखेगा क में दिया गया है, लड़कियाँ क्या है, कठपुतलिया है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। यह पंक्ति लिया गया, इससे व्याख्या करना है कि इस पंक्ति का उद्देश्य क्या है, इस पंक्ति के जो यह लाइन है इस लाइन के द्वारा क्या कहा जाता है। तो चलिए उत्तर देखेगा। यहाँ पे व्याख्या में किस तरह से लिखना है, चलिए व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ, यहाँ पे होगा नलिन। प्रस्तुत पंक्तियाँ नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। व्याख्या में आपको सबसे पहले इतना लिखना है कि जो वह पंक्ति है किस कहानी से लिया गया है, किस निबंध से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, इतना सबसे पहले आपको दर्शा देना है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा है। देखिए, जो यह लाइन लिया गया है कि सेन परिवार से चारित्रिक जो उसका चरित्र है वो विशेषताओं से जुड़ी हुआ लाइन है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ की जीवन शैली
कृत्रिमताओं से भरी हुई है। यहाँ पे भरी हुई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज़ के साथ जीना सिखाया जाता है। जो सेन की परिवार है, लड़कियों को एकदम दिया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी उसके पास एकदम बताया गया है। एकदम तमीज़ और तहजीब के साथ उन्हें जीने के लिए कहा गया है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं है। लड़कियों को है जो कि कोई भी किसी भी तरह का शरारत करने की छूट नहीं है। वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, जबकि बच्चा के लिए यानी कि लड़का के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, लड़कियों को ये नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, लेकिन बताया क्या है, तो ये बताया कि क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है। देखिए, इसकी सीख दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज़ के बीच जी रही है, वहां खोखा सर्वतंत्र एकदम स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास, परिवार और समाज के लिए घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए। ये लाइन है जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है कि ये सभी है जो कि एकदम लिंग आधारित भेदभाव, तो ये सभी नहीं करना है। एकदम भेदभाव समानता के विस्तार से बिल्कुल ये सभी जो कि समाज के लिए निर्णायक नहीं है। तो इस तरह से किस तरह से यह है जो कि पुतलिया की तरह है। तो जैसे कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना एकदम सिखाया गया है, ये काम नहीं करना है, पुतली की तरह रहना है। इस तरह से यह लाइन का अर्थ निकलता है। आगे की ओर देखेगा, नेक्स्ट है यहाँ पे ख नंबर। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इस लाइन का व्याख्या करना है। देखिए, इसका व्याख्या देखेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी है। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। सेन परिवार के लाडला बेटा है खोखा, उसके जो जीवन है उससे यह संबंधित पंक्ति लिया गया है। कहानीकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफ़ेद पोश परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। देखिए, सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है। वह बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है। जो कासू है एकदम सबका लाडला है। उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वह बेलौस जीने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए थे। वह इतना उच्च दृढ़ था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे। देखिए, जैसे कि उसके द्वारा बुरा काम किया गया कि कार के साथ, जैसे कि उसका हवा निकाल देना, उसका कांच फोड़ देना, जो उसका हेडलाइट था वह तोड़ देना, तो ये सभी था जो कि एक विपरीत काम था। लेकिन सेन साहब क्या बताता है कि नहीं, बिल्कुल ये सही काम कर रहा है, इसको इंजीनियर बनना है, देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। तो उसके द्वारा जो विपरीत काम किया गया, उसको नेगेटिव काम को भी जो सेन साहब उसे पॉजिटिव में करके बतलाते हैं, समझाते हैं, यही बताते हैं। आगे की ओर इसी में देखिएगा, सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसे ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। जैसे कि आप सभी ने पढ़े, औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो यही है जो कि सेन परिवार ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, तो यही इसका स्पष्ट व्याख्या हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग नंबर है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर, देखिए ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिए, बताते हैं कि जो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना कि यह पंक्ति किसने कहा है, तो सेन साहब के द्वारा यह पंक्ति कहा गया है। चलिए इसका व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति का प्रसंग
गिरधर के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे गिरधर के बेटा होगा। आगे की ओर इसी में देखेंगे, एक बार की बात है, सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। अरे यार क्यों छू रहे थे तुम? देखिए एक सेन साहब क्या कर रहा था, मदन तो वो गाड़ी को छू रहा था। उसी वक्त ये बात है, जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वो शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधर की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इसी बात पर सेन साहब काफ़ी क्रोधित हुए थे और गिरधर को अपनी फैक्ट्री से बुलवाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधर, यार गिरधारी क्यों लिखा है, देखो गिरधर, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो यह लक्षण अच्छा नहीं है। देखिए बताते हैं यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यहाँ पे यह स्पष्ट हुआ। गिरधर लाल तो जी हाँ कहने में ही लगा हुआ था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधर लाल को बच्चे की संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है। तो इतना ही आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आगे भी देखिए, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे आप सब इसको यहाँ पे भी देख लीजिए। इन पंक्तियों में सेन के चरित्र के देखिए दोगलेपन झलकी साफ साफ दिखती है। तो इतना आपको नहीं लिखना है, इसके आप सभी पढ़ लीजिएगा स्वयं। देखिए यहाँ तक है, इतना ही आपको लिखना है। बिल्कुल आपको जो करेक्ट मार्क्स है वह दिया जाएगा। आगे की ओर देखिएगा, घ नंबर है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। देखिए यह पंक्ति उस वक्त का है जबकि जो मदन था वो अब गांव के अबरागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो लड्डू नचा रहा था। उसी वक्त का यह पंक्ति दिया गया। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। इतना तो लिखना ही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन, जो कि गिरधर लाल का बेटा था, अबरागर्द लड़कों के साथ लड्डू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसके भी तबीयत लड्डू नचाने के लिए ललच गई। खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्य वर्गीय दलित शोषित थे। इन्हें कौओं से संबंधित किया गया है। देखिए जो कासू था खोखा, ऐसे हंसों से संबंधित किया गया, हंस से, लेकिन जो मदन था और भी लड़का था उसे कौवा से संबंधित बताया जाता है। इन्हें कौओं से संबोधित किया गया है। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। मतलब कि हंस जो कासू था और कौवा मदन कहिए, उसके साथ जो लड़का था उसके साथ वह शामिल होना चाहा लड्डू नचाने के लिए, तो ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया, किंतु यह संभव न हो सका क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसके माँ के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। उसने अपने अपमान को याद कर, देखे मदन के बारे में बताते, उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा यह है लड्डू खेलने वाला। देखिए कहते, अबे भाग जाए यहाँ से, तू बड़ा है लड्डू खेलने वाला, यहाँ तेरा लड्डू नहीं है, जा जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। आगे की ओर इसी में देखेगा, इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहता है। तो ये हो गया। तो इतना इसमें जो व्याख्या दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 6 नंबर क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न है जो कि बुक से लिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। सबसे पहले लिखना है कि जो सेन साहब और उनके जो मित्र पत्रकार था उसके बीच संवाद क्या होता है, उसी को यहाँ से विस्तार में देखेगा। एक दिन का वाकया है। ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप सप कर रहे थे।
उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस मतलब कि पत्रकार था और सेन के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था। पत्रकार का लड़का साथ में था, जो था तो खोखा से भी छोटा। पत्रकार का लड़का खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। देखिए, पत्रकार से पूछता है एक उसी में का जो व्यक्ति होता है कि बच्चा है ये तो स्कूल जाता ही होगा। लेकिन देखिए, इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया। अरे यार, पूछा गया है पत्रकार से तो उसको को बोलने दो, लेकिन नहीं, सेन साहब ने ही शुरू कर दिया। देखिए क्या बोलते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने। देखिए, पत्रकार महोदय बताते हैं कि जेंटलमैन ज़रूर बने, लेकिन जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। होना भी चाहिए, अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें, यही बताते हैं पत्रकार महोदय। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ईंट कर रह गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। जो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद होता है उसमें कहानीकार क्या बताना चाहते हैं, स्पष्ट यहाँ पे उत्तर देखिएगा। और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी यहाँ पे अंत तक क्लास में बने रहे। और अभी तक शेयर नहीं किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स न्यू आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए और ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। चलिए आगे की ओर यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया है। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया गया है, जिस कारण उसे चोट आ गया है। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बता रहे हैं, यानी कि बस जो कहानीकार है वो मदन के बारे में बताते हैं कि किस तरह से इसके साथ जो होता है, सिर्फ कार को छूने के कारण धक्का दिया जाता है, उसका केहूनी भी फूट जाता है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 8 नंबर। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक का क्या दिखाना चाहता है। देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण पूछा गया तो बिल्कुल लड्डू के चलते ही झगड़ा हुआ था। तो देखिए किस तरह से आपको आंसर लिखना है। और ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप सभी इसे ध्यान से देखेगा। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन के लड्डू मांगना। मदन देने से इनकार करता है, कासू मारता है, फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो हो जाए। देखिए, जब कासू मारता है तो मदन भी मारता है और 2 दांत भी तोड़ देता है। तो इसी को जो कि झगड़े का मेन कारण था। आगे की ओर देखेगा 9 नंबर क्वेश्चन। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। देखिए, इसका जो आंसर होगा थोड़ी सी लॉन्ग में चलेंगे। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन ने केवल सोफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लड्डू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है। दोनों की लड़ाई बृहत रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। देखिए, खोखा और मदन के बीच लड़ाई होता है तो ये महल और झोपड़ी का प्रतीक है। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है, यानी कि उसे हारना पड़ता है। इस स्वाभिमान की झगड़ा में झोपड़ी वाले की जीत होती है। देखिए, झोपड़ी वाले की जीत होती है, लेकिन महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते। प्रसंग दिया गया है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के
बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? चलिए इसका आंसर देखिएगा। जो गिरधर था मदन को बार बार पीटता था, लेकिन जब मदन कासू को पीटता है उसके बाद ये होता है कि गिरधर अपने बेटे को छाती से लगाता है। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में देखेंगे। उत्तर, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था। किरानी मतलब कि आप सभी जानते होंगे प्यून होता है। और उनके ही बंगले के अहाते में एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई, जो गिरधर था मदन की पिटाई करता था, यही लिखा गया है। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा दिया। जो उसके निर्भय था, उसके पास जो डर था वो समाप्त हो गया था। तो इसी से लेकर के जो गिरधर था इसे खुशी महसूस हुई और मदन को छाती से लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न 11। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना है। सबसे पहले सेन साहब के बारे में देखिए। सेन साहब देखिए, कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र है। कहानी की प्रमुख पात्र की बात करें या क्या कहानी की नायक की बात करें तो सेन साहब आपको बताना है। नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खासकर खोखा खोखी। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते। देखिए जो सेन साहब के पात्र है, सॉरी यहाँ पे जो 20 के दांत कहानी के पात्र है सेन साहब, गिरधर, मदन, उसके बारे में लिखने के लिए बोला गया है। तो इसी तरह से लिखना है। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी हैं। तो ये हो गया सेन साहब के बारे में। चलिए आगे देखें मदन के बारे में अब क्या लिख देना है। सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है। बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। ये हो गया मदन के बारे में। अब देखिए कासू के बारे में। देखिए कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है। बहुत लाड़ प्यार के बहुत बिगड़ गए। देखिए लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गया है। शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू ही है। देखिए नायक कासू ऐसे बताता है, लेकिन ऑफिशियल बिहार बोर्ड वो सेन साहब को बताता है, तो इसका आप कासू भी लगा सकते हैं। चलिए आगे की अब देखिए गिरधर के बारे में। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है। गिरधर कौन है? तो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है। उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर के बेहद सीधा और सरल कर्मचारी यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है। तो ये हो गया गिरधर के बारे में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। और जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। देखिए कहानी का नायक पूछा गया, तर्कपूर्ण यहाँ पे उत्तर। यहाँ पे देखिएगा हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। देखिए मदन को बताता है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलपत्र, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो, परंतु नायक के संबंध में ये शर्तें अब मान्य नहीं है। अभी वर्तमान की बात हो रहा है। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है।
अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। देखिए हमारे दृष्टि से बताया गया, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बिहार बोर्ड बताता है कि इस कहानी का नायक है यह है जो कि सेन साहब है, लेकिन इसी तरह से आपको लिखना है, आपके जो दृष्टि में अच्छी लग रहा है वही लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करे। देखिए इस कहानी में पूछा गया, देखिए सेन साहब की कहानी, ये 20 के दांत कहानी जो कि नलिन बिलोचन शर्मा यह व्यंग्यपूर्ण कहानी बताते हैं, तो इसका जो इसमें व्यंग के जो कुछ बातें हैं, लाइनें हैं, उसे लिख देना है। जैसे कि देखेगा, पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूर्त ही हैं। तो यह क्या है, तो यह एक व्यंग किया गया है। और उसके बाद देखिए, जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। यह कार के बारे में व्यंग किया गया है और यह लड़की के बारे में, तो यह है जो कि एक व्यंग ही है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। यहाँ पे देखेंगे आप 20 के दांत जो कि सेकेंड चैप्टर है, इसका सारांश। 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज के धनवान परिवार और उसी पर आश्रित एक गरीब परिवार का चरित्र चित्रण किया है। कहानी में सेन साहब और उनकी पत्नी को कड़े अनुशासन को पालन करने वाला दिखाया गया है। उनके परिवार में 5 लड़की के बाद एक लड़का का जन्म होता है, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा ही है। आगे की ओर देखेगा, लड़कियों के ऊपर अनुशासन की छड़ी बहुत कड़ी है, जिससे लड़कियां मानो मिट्टी की मूर्ति बन चुकी हैं, यानी कि कठपुतलियां बन चुकी है। उसी परिवार में लड़का सबसे छोटा है। सारा अनुशासन, घर का नियम व्यवस्था, सब कुछ उसके लिए फेल है, यानी कि उसके लिए नहीं है। लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है। अभी उम्र 5 वर्ष का है, लेकिन नौकर बहन आदि पर हाथ चला देता है। आगे की ओर देखेगा, एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे। ड्राइंग रूम में गपशप होता है। देखिए उनके एक पत्रकार मित्र भी थे, उसके साथ छोटा लड़का भी था जो कासू बाबू के उम्र का ही था। बातचीत के क्रम में किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी चाही। बस सेन साहब अपने पुत्र खोखा के बारे में बोलने लगे। देखिए सारांश लिखना है, इसी तरह से आपको लिखना है। इसे इंजीनियर बनाना है। खोखा के बारे में सेन साहब बोलते हैं इसे इंजीनियर बनाना है, और बोलते ही चले गए। सेन साहब व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था अपने पुत्र खोखा के लिए। तो ये हो गया। आगे की ओर इसमें देखेगा, उन्हीं अहाते में गिरधर लाल रहता था। उसका छोटा लड़का मदन था जो खोखा के उम्र का था। एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था, गंदा नहीं कर रहा था, मानी तो छू रहा था। रात में सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर काफ़ी डांटा। परिणामतः गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पीटा। रात में सोने वक्त सेन साहब मदन की रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हुए। सभी पंक्ति है जो कि कहानी में आए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। सारांश ही तो लिखना है। उसके बाद देखिए, अगले ही दिन कासू बाबू खेलने के लिए बगल के गली में चले गए, जहाँ मदन और अन्य लड़का लड्डू नचा रहा था। खोखा ने मदन से रौब में लड्डू मांगा। नहीं मिलने पर मदन पर घूसा चला दिया। बदले में मदन ने भी घूसा चला दिया और कासू बाबू के 2 दांत टूट गए, यानी 20 के दांत टूट गए। तो ये हो गया कहानी का सारांश। तो यहाँ पे जो पाठ का प्रश्न उत्तर था ये सभी समाप्त होता है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसे करना ही है, जैसे कि यहाँ पे आगे देख लीजिए। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 2023 में जो भी आपके फ्रेंड्स से रिलेशन के हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वे सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास आप